नमस्ते दोस्तों। चारों तरफ वीडियोस का दौर चल रहा है, लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। और मोदी जी ने भी एक रिसेंटली वीडियो डाला है, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ना मैं भी शूट करता हूँ। तो मोदी जी, आपको क्या लगता है कि ये हर शहर में ये पूरा देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, जो पूरे देश के हर शहर में, छोटे जगह हो या बड़ी जगह हो, हर जगह हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं, छात्र भी इकट्ठे हुए हैं, जो छात्र नहीं हैं वो लोग भी इकट्ठे हुए हैं। तो एक नीट एक विषय है जो बहुत गंभीर विषय है। शिक्षा किसी भी देश के लिए सबसे गंभीर विषय होना चाहिए और प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ नीट के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नीट के लिए आए हुए हैं, छात्र नीट के लिए आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग विषय के लिए आए हुए हैं। जो आपका जो भी कार्यकाल रहा है 12 साल का, तमाम सारी नीतियाँ, पॉलिसी, आज बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत लोगों का अलग अलग मुद्दों के लिए गुस्सा है, जो कि भरा हुआ था बरसों से, जो कि उन्हें एक मंच मिला और अब वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। एक सिर्फ एक मुद्दे के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। ये पूरा आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन ऐसे ही नहीं बन गया है। क्या मुद्दे हैं? बहुत से मुद्दे हैं। पहला मुद्दा मैं शुरू करता हूँ कि कोई नेता जिसको आप बोलते हैं करप्ट है, इसको जेल होनी चाहिए, इसको भ्रष्टाचारी है, फिर क्या होता है? वो बीजेपी में आ जाता है और वो ईमानदार हो जाता है। बीजेपी में की गंगा में उसने डुबकी लगा ली, अब सारे पाप धुल गए उसके। कैसे हो गया ये? देश की जनता बेवकूफ़ है? नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को। सब समझ में आता है। आप एक सोचिए कि एक डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये। एक नेता जिसको जेल होनी चाहिए, जिसको आप स्वयं खुद बोल रहे हैं, आपकी पार्टी बोलती है, लेकिन वो कि ये भ्रष्टाचारी, लेकिन वो भाजपा में आ गया, साफ़ हो गया, कोई केसेस नहीं। लेकिन अगर वो भाजपा में नहीं आया तो सीबीआई, ईडी, आईटी, आपकी पुलिस, सब उसको परेशान करने के लिए पहुंच जाएंगे। अंत में उसको क्या होता है? आना ही पड़ता है, बीच में आना पड़ता है उसको। यही डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। और दूसरी बात, एक राज्य की सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को क्या होता है? गिरा दी जाती है, उसके विधायक खरीद लिए जाते हैं। जनता के मैंडेट को एक तरफ किनारा करके और उस सरकार को गिरा दिया जाता है। मैं किसी सरकार की तरफ नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी की तरफ हूँ। विधायकों को खरीद लिया, सरकार गिर गई। अब आप बताइए, ये डेमोक्रेसी है? चलो, सरकार बन गई, किसी राज्य में आपने चुनाव लड़ी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या किया आपने? मध्य प्रदेश में क्या किया आपने? आपने वोट लिए शिवराज सिंह के नाम से। शिवराज सिंह नो डाउट जन नेता हैं, पूरा प्रदेश उनको पसंद करता है। उनके कार्यकाल में कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है, उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं है, एक पाक साफ नेता थे। आपने उनके नाम से वोट लिए, चुनाव जीते, फिर आपने क्या किया? साइड कर दिया। प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह के चेहरे पे वोट दिए थे, लेकिन नहीं, आपने वो भी वहाँ भी जनता को बेवकूफ़ बना दिया। अब आप बताइए, क्या दिख नहीं रहा जनता को ये सब? चलो ठीक है, मैं बात नहीं करता कि शिवराज सिंह है, जो भी है, लेकिन एक राज्य जो कि बड़ा राज्य है, उसकी कमान आप ऐसे नेता के लिए दें जो कि देते कि जो जिसका बड़ा प्रशासनिक अनुभव था होता। मैं नहीं कह रहा हूँ शिवराज सिंह जी क्यों बनाते हो ठीक है, आपके पास नरेंद्र सिंह तोमर थे, जिनके पास लंबा अनुभव है, केंद्र में रहे हुए हैं, वो सीनियर नेता हैं। लेकिन नहीं, आपके पास प्रहलाद पटेल थे, ओबीसी के बड़े नेता हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं, लंबा प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन नहीं, आपके पास कैलाश विजयवर्गीय थे, जो केंद्र में भी महासचिव रहे हैं और अलग अलग राज्यों में काम किया है उन्होंने, और कई सालों से मध्य प्रदेश सरकार में भी मंत्री हैं, जन नेता हैं। लेकिन नहीं, आपने उनको मौका नहीं दिया। चलो, सिंधिया जी थे, अब तो आपके नेता हैं, वो वर्षों से केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रीय लेवल की राजनीति को समझते हैं, प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। उन्हें बीजेपी को हरा के यहाँ पे कांग्रेस की सरकार तक उनके नाम पे बन गई थी, आप उनको बना देते सीएम। मैं मोहन यादव के खिलाफ़ नहीं हूँ कि मोहन यादव के खिलाफ़ हूँ, लेकिन अभी उन्हें इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव नहीं था। उन्हें अभी प्रदेश की जिम्मेदारी देने से पहले आपको थोड़ा सा और उन्हें परिपक्व करना था। अभी उन्हें केंद्र में आप लेके जाते, आप उन्हें अलग अलग विभाग देते, वो समझते उस प्रक्रिया को, तब आपके पास एक समय के बाद वो भी सीनियर हो जाते, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अभी वो सीनियर नहीं थे, आप उनसे सीनियर और अच्छा अनुभव रखने वाले जन नेता और भी थे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको लीडर्स चाहिए ही नहीं हैं। क्या यूथ को इस चीज़ समझ में नहीं आती? देखिए, ये सब ना, जो 50+ जनरेशन है ना, तो उस जनरेशन में ये सब चीज़ चल गई, लेकिन यूथ ना सवाल पूछेगा।
यूथ को समझ में आता है। तो ये यूथ है ना, सवाल पूछेगा, इस देश के लिए पूछेगा, खुद के परिवार के लिए पूछेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूछेगा। ये स्वीकार करने वाला यूथ नहीं है, बस ये सवाल पूछने वाला यूथ है। ये आपको ना समझनी पड़ेगी इस बात को। और भी मुद्दे हैं। हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? हिंदू मुस्लिम अपने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके हिंदुओं के नाम पे वोट देते गए, सब लोग देते गए। मैं भी देता गया, हमेशा मैंने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी का समर्थक रहा मैं। लेकिन कब तक चलेगा ये सब? मुद्दों पे बात कब होगी? अब चलो हिंदू मुस्लिम हो गए, अब हिंदू डिवाइड हो रहे हैं, हिंदुओं को आपस में लड़वाया जा रहा है। अब SC/ST एक्ट लेके आ गए। हम किसी दलित के खिलाफ़ नहीं हैं, हम SC/ST एक्ट के खिलाफ़ भी नहीं हैं, लेकिन जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स थे उसमें, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंड किए थे, जो भी किया था लेकिन नहीं, अध्यादेश लेके आ गया। क्या उद्देश्य था उसका? जनरल OBC को SC/ST से लड़वा दिया आपने, जबकि वो नहीं है हमारे दुश्मन। अब जनरल OBC SC/ST से लड़ रहे हैं, बोलो हमें दुश्मन मान रहे हैं, हम उन्हें दुश्मन मान रहे हैं। बताइए। अब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आदमी जाएगा, उसको डर लग रहा है। अब दूसरे मोहल्ले के लोग देख रहे हैं कि ये नहीं, ये तो हमारा दुश्मन है, जबकि कल तक सब भाई भाई थे। उसके बाद उससे ही मन नहीं भरा, UGC लेके आ गए। अभी क्या ज़रूरत है UGC की? लड़वाने के लिए, सिर्फ डिवाइड करने के लिए। जनरल को OBC से लड़वा दिया। ये कौन सी समाज बना रहे हैं हम? कौन सी समाज बना रहे हैं बताइए आप? दोस्तों, ये जो समाज का सपना ये सरकार ने देख रखा है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे परिवार के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक है ये सब। ऐसी समाज, ऐसा देश हमें नहीं बनाना है। ये जातियों में बट जाएगा, धर्मों में बट जाएगा। ये जो अखंड भारत बोलते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, ये तो जो भारत है ना, उसको भी तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। हर ज़िले में कई भारत बन जाएंगे, सोचिए आप। एक गांव में भी 2 भारत बन जाएंगे, 3 भारत बन जाएंगे। ये अखंड भारत की बात करते हैं, ऐसे बनेगा अखंड भारत। एक सोच थी कि नरेंद्र मोदी जी एक विजनरी नेता हैं, उनका बहुत लंबा विज़न है, एक दीर्घकालीन सोच उनके पास होगी। ये कैसी दीर्घकालीन सोच है बताइए आप? ऐसे कौन सा देश बनेगा, कौन सा राष्ट्र बनेगा? हम किस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं आप बताइए? 2047 की जो हम बात कर रहे हैं, कहाँ खड़े होंगे हम? ऐसा देश लेके चलेंगे हम जो कि समाज में धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, वर्गों के आधार पर इतना बढ़ चुका होगा, खंड खंड हो चुका होगा, यकीन मानिए। एक गृह युद्ध जैसे हालत बन जाएंगे इस देश में। और जब युद्ध होता है ना, तो नुकसान सबका होता है, इस पूरे देश का नुकसान होगा। आपको क्या लग रहा है? ये नेता जो हैं, इनके सब बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं, सबके पास विदेश की नागरिकता है, उन्हें नहीं आना है हिंदुस्तान में। और जो अरबपति खरबपति लोग हैं, वो ऑलरेडी देश छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, तुम्हें हमें इसी देश में रहना है, हमारे बच्चों को इसी देश में रहना है। तो हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ पे वो रह सकें, यहाँ पे हम रह सकें। हम अपने बच्चों को एक ऐसा राष्ट्र दें जहाँ पे विकास हो, भाईचारा हो, उनके सपने साकार हो, और ये देश पूरी दुनिया के सामने आँख से आँख मिला के बात कर सके। कोई ज़रूरत नहीं 56 इंच के सीने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी युद्ध की। जब विकास होता है ना, पूरी दुनिया झुकती है। विकास चाहिए इस देश में। और समाज को नहीं बांटो यार, क्यों बांटना है समाज को? एक अच्छा राष्ट्र हमें बनाना है, और एक राष्ट्र के प्रति, एक राष्ट्र को बनाने के लिए एक जो नेता होता है, जो सुप्रीम लीडर होता है किसी भी देश का, उसके पास आने वाले 100 साल का विज़न होता है एक देश के लिए। जो पॉलिसी बनाई जाती है वो अगले 100 सालों के लिए बनाई जाती है। लेकिन आप सोचिए कि 100 साल बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे 100 साल बाद ऐसा राष्ट्र लेके? सोचिए। धन्यवाद।